कभी कभी देखा है हमने कि अचानक से सर्दी जुकाम का हो जाना, बहुत ज्यादा छींकें आना, काफी ज्यादा कंजेशन फील होना, आंखों से पानी आना, आंखें लाल हो जाना, स्किन में हमारी पूरी बॉडी में खुजली हो जाना। और कभी कभी देखा जाता है कि हमें सांस फूलने लगती है, हमें काफी ज्यादा चेस्ट कंजेशन होता है, इवन अस्थमा। ये सब जो लक्षण होते हैं ये एलर्जिक रिस्पॉन्स के कारण होते हैं। एलर्जी क्या होती है, इसे कैसे डिफाइन किया जाता है, क्या क्या इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है, ये क्यों होती है, इसके कारण क्या है और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं हूं शेष मणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पैरामेड टॉपिक पे। चैनल पर अगर आप पहली बार मेरे विजिट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स एंटर करते हैं जिन्हें बॉडी समझती है कि ये हमारे शरीर के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं, और उनसे लड़ने के प्रोसेस में क्या होता है कि बहुत सारे सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं। जब ये सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो डिपेंड करता है कि शरीर के किस भाग में होते हैं। जब ये स्किन में होते हैं तब इसे एटोपिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, आंखों में अगर होता है तो कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, इस प्रकार हमारे फेफड़ों में होता है तो इसे ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, और नाक में अगर होता है तो इसे एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। अस्थमा भी एलर्जी का ही एक रूप होता है। तो ये एलर्जी क्यों होती है? हमारी बॉडी में हर तरह के वायरस, बैक्टीरिया और जो भी ऐसी चीजें, फंगस हैं जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकती है, उनसे लड़ने के लिए हमारा एक सिस्टम होता है जिसे हम इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारी बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाते हैं, उन्हें भी ये फॉरेन पार्टिकल्स ऐसा समझ लेती है हमारी बॉडी कि ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। हमारी बॉडी की जो इम्यून सेल्स होती हैं वो एक तरह से हमारे लिए पहरेदार की तरह काम करती हैं, यानी कि एक लाइक ए बाउंसर। जैसे कि बाउंसर को आपने अपॉइंट किया है और वो उसका काम है कि किसी भी बाहरी लोगों को अंदर ना आने दे, अगर अंदर आने की कोशिश करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन ले ले। यही काम होता है हमारे इम्यून सेल्स के द्वारा कि आमतौर पर जो भी वायरस, बैक्टीरिया होते हैं उन्हें तो खत्म करते ही हैं, लेकिन कभी कभी नॉन हार्मफुल फॉरेन पार्टिकल्स को भी, ये जिन्हें हम एलर्जेंस कहते हैं। तो एलर्जेंस कितने टाइप के होते हैं ये हम आगे जानेंगे। तो ये एलर्जेंस बेसिकली क्या होते हैं कि जैसे इंटर करते हैं तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है और उसके अगेंस्ट फाइटिंग करता है, और इस फाइटिंग के दौरान क्या होता है, प्रोसेस में हमारी बॉडी से हिस्टामिन रिलीज होता है। और ये हिस्टामिन जैसे ही रिलीज होता है तो हमारी बॉडी में कई तरह के सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं, जैसे कि स्वेलिंग आ जाना जो कि इन्फ्लेमेशन के दौरान होता है। इसके अलावा रैशेस आ जाना अगर ये स्किन के दौरान होता है। साथ में इन्फ्लेमेशन के साथ साथ कभी कभी कंजेशन होता है क्योंकि म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो उस कारण से काफी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि स्किन में बहुत ज्यादा खुजली हो गई, रैशेस आ गए, स्वेलिंग आ गई। इसके अलावा अगर यही चीज हमारे नेजल रूट में देखा जाए तो नोज ब्लॉक हो सकती है क्योंकि इन्फ्लेमेशन अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है। छींकें बहुत ज्यादा आ सकती हैं, नाक लाल हो सकती है, आंखें लाल हो सकती हैं, आंखों से पानी आ सकता है। यही चीज अगर आपके फेफड़ों में हो जाती है तो जिसे हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं, तो फेफड़ों में भी सूजन आ जाती है, और अंदर म्यूकस बन जाने की वजह से जो हमारे एयरवेज हैं वो भी, उनमें म्यूकस भर जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। और इसी का ही एक और रूप होता है एलर्जी का ही, जिसे हम अस्थमा कहते हैं। हालांकि कई लोगों में ये जेनेटिक देखा जाता है, जो कि आनुवांशिक होता है, यानी कि फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को है तो ये हो सकता है। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं वो एलर्जेंस के रिस्पॉन्स की वजह से होते हैं, जो कि हमारी इम्यून सेल्स, हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट फाइटिंग करता है। एलर्जी के जो सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में हमने देख लिया कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो उसमें मुख्य रूप से है कि पहला तो इन्फ्लेमेशन है, और साथ में म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ईचिंग हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, रैशेस हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। तो इस प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं। म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से भी कई बार दिक्कत होती है, जो कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और अस्थमा जैसे सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। निमोनिया भी हो जाता है, उसके कारण भी ये समस्याएं देखने को मिलती। तो सिम्टम्स में देखा जाए तो ये ओवरऑल जिसका जो मेन एक्शन होता है वो होता है इन्फ्लेमेशन। अब इस एलर्जी से बचने के दो ही उपाय होते हैं कि या तो इन एलर्जेंस से बचा जाए, यानी कि इनके कांटेक्ट में ना आए, या फिर अगर एलर्जी हो जाती है तो एलर्जी रिएक्शन के दौरान जो हिस्टामिन रिलीज होता है उसको, उसके एक्शन को रिड्यूस किया जाए, उसको रोका जाए।
इस कारण से आपने देखा होगा कि हमेशा जो डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं वो एंटी एलर्जिक, जिन्हें हम एंटी हिस्टामिनिक्स भी कहते हैं। तो ये एंटी एलर्जिक्स का जो मेन काम होता है कि जो एलर्जिक रिएक्शन होती है उसके दौरान जो हिस्टामिन रिलीज होता है उसको ये रोक देती है, जिसकी वजह से फर्दर जो सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर बहुत ज्यादा आपको खुजली हो रही, छींकें आ रही हैं, तो ये एलर्जिक रिस्पॉन्स को कम कर देती हैं, जिसकी वजह से हिस्टामिन रिलीज नहीं होता है और आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाता है। कभी कभी ये सिम्टम्स बहुत ज्यादा सीवियर हो जाते हैं और अकेले एंटी एलर्जिक काम नहीं कर पाती है और हिस्टामिन रिलीज को उतनी तरीके से नहीं रोक पाती है, जिसकी वजह से दूसरा जो सिम्टम्स होता है इन्फ्लेमेशन, जो कि कंजेशन का कारण बनता है, तो ऐसी कंडीशन में ठीक करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का भी उपयोग किया जाता है। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग बेसिकली स्टेरॉइड होती हैं जो होने वाली सूजन को यानी कि इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करती हैं। एंटी एलर्जिक्स यानी कि एंटी हिस्टामिनिक्स जो यानी कि जो हिस्टामिन्स के अगेंस्ट काम करती हैं, इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, H1 एंटागोनिस्ट और H2 एंटागोनिस्ट। H1 एंटागोनिस्ट को ही एंटी एलर्जिक्स के तौर पर लिया जाता है, जो हमारे शरीर में जहां पर भी एलर्जी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। H1 एंटागोनिस्ट में जो ड्रग्स आती हैं उनके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। तो उसमें दो जनरेशन होती हैं, एक होती है फर्स्ट जनरेशन और एक होती है सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक्स को तीन कैटेगरी में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू सिडेशन, क्योंकि एंटी एलर्जिक्स का जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है वो सिडेशन होता है, यानी कि आपको ड्राउजीनेस और स्लीपीनेस फील कराता है। तो उसकी आधार पर इसे तीन कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले है हाईली सेडेटिव, दूसरा है मॉडरेटली सेडेटिव और तीसरा होता है माइल्ड सेडेटिव। तो हाईली सेडेटिव में जो ड्रग्स आती है उसमें है प्रोमेथाजीन, हाइड्रोक्सीजीन और डाइफेनहाइड्रामीन। इसी प्रकार मॉडरेटली सेडेटिव्स में जो आती है उसमें है फेनिरामीन, सिनेरेजीन, मैक्लीजीन, साइप्रोहेप्टाडीन। और माइल्ड सेडेटिव में आती हैं क्लोरफेनरामीन, डेक्सक्लोरफेनरामीन और क्लीमेस्टिन और ट्राइप्रोलिडीन। अब हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन की। सेकेंड जनरेशन में जो ड्रग्स आती हैं उनमें है सेट्रीजीन, लिवोसेट्रीजीन, एजिलास्टिन, एबास्टिन, फिर है मिजोलास्टिन, फेक्सोफेनाडीन, लोरेटाडीन, डेसलोरेटाडीन और रूपेटिडीन। H1 एंटागोनिस्ट यानी कि एंटी हिस्टामिनिक्स कैटेगरी की ये ड्रग्स होती हैं जिनका उपयोग एलर्जिक रिस्पॉन्स को कम करने के लिए किया जाता है। दूसरी कैटेगरी आती है H2 एंटागोनिस्ट। H2 एंटागोनिस्ट का उपयोग एसिड सिक्रीशन को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है, जैसे कि पेप्टिक अल्सर है या गैस्ट्राइटिस है, इस तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग एज ए एंटी एलर्जिक नहीं किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी आपको एलर्जी बढ़ती है तो आपके डॉक्टर आपको हमेशा प्रिस्क्राइब करते हैं, वो या तो सिट्रीजिन हो सकती है, लिवोसिट्रीजिन हो सकती है, हाइड्रोक्सीजिन हो सकती है, फेक्सोफेनाडीन हो सकती है। इस प्रकार से सीवियरिटी को देखते हुए जो सिम्टम्स हैं आपके उसके अकॉर्डिंगली प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन कभी कभी अगर सिम्टम्स बहुत ज्यादा सीवियर हैं, उस कंडीशन में इन्फ्लेमेशन अगर बहुत ज्यादा फील हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको स्टेरॉइड या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि मोन्टेलिपास्ट है, डेफ्लाजोकॉर्ड है, प्रेडनिसोलोन है। इस प्रकार की जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं उनका भी सहारा लेना पड़ता है। ज्यादातर ये एंटी इन्फ्लेमेटरी कई बार एंटी एलर्जिक कॉम्बिनेशन के साथ में आती हैं या कई बार सिंगल भी दिया जा सकता है, वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं आपको ऑब्जर्वेशन के बाद। जैसे कई फॉर्म में आती हैं, ये टैबलेट है, ओरल सस्पेंशन है, नेजल स्प्रे है। तो बहुत सारे इसमें होती हैं ऐसी दवाइयां जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ब्रोंकोडायलेटरी एक्शन देती हैं ये। तो इस प्रकार से इनका जो एक्शन होता है वो आपको कंजेशन से रिलीफ देने के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे नेजल स्प्रे आते हैं जैसे फ्लूटिकासोन है। अब हम जान लेते हैं कि ये एलर्जी कब और कैसे होती है। तो मोस्ट केसेस में ये देखा जाता है कि एलर्जी बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है मौसम में परिवर्तन, यानी कि क्लाइमेट या वेदर चेंज, जिसमें से कि ऑलमोस्ट हम सब लोग अफेक्टेड होते हैं, सब लोग प्रभावित होते हैं, जो कि साल में कई बार या देखा जाए तो एक या दो बार प्रभावित होते हैं, जैसे कि हमारी सर्दी जुकाम का होना, नाक बहना, आंखों से पानी आना। इस प्रकार के सिम्टम्स किसी किसी को साल में एक या दो बार होते हैं और कुछ लोगों में ये सिम्टम्स लगभग देखा जाए तो हर अल्टरनेट मंथ या 2-4 महीने में, या कई बार कुछ लोगों को हर महीने में ये समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा जो एलर्जेंस के तौर पर काम करते हैं हमारी बॉडी के लिए, उसमें और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि डस्ट है, स्मोक है, जिसमें कि सबसे ज्यादा एलर्जी बढ़ने की वजह से जिन लोगों को अस्थमा है वो ट्रिगर कर सकता है सांस फूलने की जैसी बीमारी जिनको हम कहते हैं। तो उस कंडीशन में ये ट्रिगर करने से अस्थमा के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को फूड से एलर्जी होती है, पर्टिकुलर कुछ ऐसी चीजें खा लेने से उनके अंदर एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है और उन्हें समस्या हो सकती है। कुछ लोगों को माइट्स से प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को पेट एनिमल्स जिन्हें हम कहते हैं
जैसे कि उनके फर होते हैं, कुछ पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है किसी किसी को, कुछ लोगों को फंगस की वजह से भी हो सकती हैं, जिनमें फफूंद जमी है, ऐसी चीजें हैं। तो ये कारण भी होते हैं एलर्जेंस के। और कुछ लोगों में कई बार ये स्ट्रेस बहुत ज्यादा होने की वजह से भी ये एलर्जिक जो तो सिम्टम्स ट्रिगर हो सकते हैं। तो ये कारण कई बार कुछ लोगों में कंडीशनल होते हैं, कुछ लोगों में आनुवांशिक होते हैं, यानी कि अगर फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को है तो आपको हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स एलर्जेंस की वजह से होते हैं, जिनके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है और बेसिकली हमारे बॉडी में हिस्टामिन रिलीज होता है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है और ये सारी हमें सीवियरिटी सिम्टम्स की डेवलप होती है। कुछ लोगों में ये एलर्जेंस का जो रिस्पॉन्स होता है बहुत जल्दी देखने को मिलता है, कुछ लोगों में उनकी बॉडी कंट्रोल कर लेती है। इस कारण से ये एलर्जी के जो सिम्टम्स होते हैं वो हर व्यक्ति में एक जैसे दिखाई नहीं देते हैं। तो ये थी सारी जानकारी एलर्जी और उसके कॉजेस क्यों होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ऐसे ही मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।